गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड इवनिंग। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अपना चैप्टर चल रहा है। आज जो है मैं आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करना है ना बेटा। और एक बात आप याद रखो, आपका टेस्ट आने वाला है। तो अब आपके दिमाग में जो चीज चल रही होगी वो ये चल रही होगी भाई कि हमारा मोल और एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट में आने वाला है, तो हम पढ़ें क्या? मोल पढ़ें, एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल पढ़ें, या फिर पीरियोडिसिटी पढ़ें? और ऑब्वियसली कई बच्चों को पीरियोडिसिटी कम पढ़ रहे होंगे क्योंकि वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि ऐसा करें, दोनों चीजें पढ़ें। अब दोनों चीजें कैसे पढ़नी है? तो आप एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें कि आप ये प्लान करो कि 18 तारीख को टेस्ट है, इतने इतने टॉपिक हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये टॉपिक है, एक पेज पे लिख लो। ये टॉपिक है, इस टॉपिक में इतने इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अपने मन से मत लिखना, सामने देख के लिखना। बीबी में कितने क्वेश्चन है, बिगनर बॉक्स में कितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन है, एटलीस्ट इन दो को काउंट कर लेना है ना। और इन दो को काउंट करके देखना कि एटॉमिक मतलब मान लो आपने देखा LR लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट है ना, उसमें आपने देखे 20 क्वेश्चन है, तो आप उसको 20 क्वेश्चन वहां पे लिख दो साइड में, ठीक है ना। हाँ, मतलब एक मिनिमम तैयारी के लिए कम से कम आप एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 करो। रेस वगैरह भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा बुक भी कर सकते हो, लेकिन पहले एक मिनिमम तैयारी के इतना तो अपने साइड में लिख लो, है ना। और फिर उसका आप टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो कि इतने दिन में मेरे को इतने क्वेश्चन और इतनी थ्योरी को रिवाइज करना है, तो मैं किस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मैं इतना इतना इसको खत्म कर पाऊं। तो आपकी एक बेटर प्लानिंग रहेगी। तो जितनी ज्यादा प्लानिंग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही है, और आप जो है हड़बड़ाओगे नहीं, और उससे आपका पीरियोडिसिटी छूटेगा नहीं। वरना होगा ये कि आप आखिरी के दिनों में टेस्ट जब जैसे जैसे नजदीक आएगा, आप पीरियोडिसिटी चैप्टर पूरा छोड़ दोगे और उसी में घुस जाओगे। और होगा क्या, फिर आपका ये चैप्टर कचरा हो जाएगा, और ये चैप्टर कचरा होने का मतलब फिर बेसिक फंडामेंटल्स आपके सब्जेक्ट के कमजोर हो जाएंगे। तो डोंट डू दैट। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, और सबका टाइम टेबल अपना अलग अलग बनेगा ऑन दी बेसिस ऑफ दैट कि आपको कितने चैप्टर कितने अच्छे से आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर कितने अच्छे से आता है, या दूसरा कितने, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो हमने वो बना लिया था, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्मूले वगैरह सब कुछ बना लिए थे, तो उससे आपका रिवीजन हो सकता है। मूल में भी बना देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, मूल में भी बना देंगे वो चीजें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक वन शॉट रिवीजन भी करवा देंगे मूल में, बट देन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ आल्सो। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे करने से कुछ हो जाएगा, सिर्फ मेरे पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है ना। तो आपको खुद भी उसको करना है। वन शॉट रिवीजन का मैंने बोला है तो मैं करा दूंगा वो आपको, बट देन यू हैव टू आल्सो डू दैट थरली, है ना। और वैसे मैंने 5 लेक्चर जो है एक जगह रिकॉर्ड किए थे 5 घंटे के। आज मैंने देखा कोई टीचर का, मैं देख रहा था नेट पे था, जिन्होंने बोला कि वन शॉट रिवीजन फॉर चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, 4.5 घंटे का वन शॉट। मतलब इसको वन शॉट नहीं बोलते, वन शॉटा बोलते हैं उसको, समझ रहे बात को। तो द थिंग इज दैट कि मैंने टोटल मोल कितना किया आपके लिए रिकॉर्ड, 5 घंटे का रिकॉर्ड किया है, उसमें हर डिटेल आ गया है। जो 5 क्लासेस मैंने आपको नेट पे दी हैं मोल की, वो 5 घंटे की, एक एक घंटे की क्लास है वो, बस एक एक घंटे ज्यादा नहीं करता मैं। जब अलग से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो 5 घंटे में आपका मोल हर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, यदि आप रिवाइज करना चाहो तो। और बल्कि ज्यादा हो जाएगा, जितना आपकी क्लास में आपने पढ़ा है उससे ज्यादा मैंने उन 5 क्लास में पढ़ा दिया है मोल। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो भी एक रिवीजन का अच्छा तरीका है, एकदम डिटेल में अच्छे से उसमें सब चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आप वो भी कर सकते हो कि आप मूल का रिवीजन करने के लिए रोज एक लेक्चर मूल कंसेप्ट का रिवाइज करना चालू कर दो। आज मैं आपको भेज दूंगा एक लेक्चर, आज वो रिवाइज कर लेना, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से आपका मूल रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑलरेडी आपके पास वन शॉट मौजूद है और अभी अभी हुआ भी है। चलो खैर, नए टॉपिक को लेते हैं। नया टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, ये कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन वहां पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में आयनाइजेशन पढ़ा था। अब यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ क्या मतलब होगा, वहां ये था the amount of energy required to remove the electron from its ground state is called as ionization energy। तो क्या यहाँ भी यही सही है? हाँ, यहाँ भी सही है, the amount of energy required to remove a electron from its ground state। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उन सबकी ग्राउंड स्टेट अलग अलग है, तो किस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट? तो नॉर्मली इट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, समझ लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने सोडियम बना दिया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वो ये वाला मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या सबको बात समझ में आ रही है? क्या सबको बात क्लियर है? मान लो ये मैग्नीशियम होता बेटा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन बराबरी के लूजली बाउंड है, जितना प्यार इसने इसको दिखाया उतना ही प्यार इसने इसको दिखाया है, इसका प्यार और इसका प्यार बराबर है। तो इनमें से किसी भी एक को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? पर एक चला गया, एक चला गया, जैसे ही ये वाला चला गया तो इसका प्यार इसके प्रति बढ़ जाएगा कि उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? आना बोलना पड़ेगा यार। यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है मान लो समीर, हवा का झोंका, और इसका नाम है मान लो संवेग। अब तुम मुझे बताओ, इसका नाम है संजू, है ना? तो बताओ संजू बाबा यहाँ से चले गए, है ना, संजू बाबा यहाँ से चले गए, अब समीर के प्रति प्यार न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि उतना ही रहेगा? वेरी गुड, बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि संजू बाबा जो धक्का दे रहे थे अब तो वो धक्का नहीं दे रहे हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो हो, बोलो हो। क्या बात सबको क्लियर है? अच्छा, इसके पहले की बात, ये दोनों नहीं गए थे, समीर भी यहाँ था, संजू भी यहाँ था, समीर भी यहाँ था और संजू भी यहाँ था, ये न्यूक्लियस इनको खींच रहा था। किसको निकालना ज्यादा मुश्किल था, समीर को कि संजू को, कि दोनों को बराबर? समीर को, संजू को, कि दोनों को बराबर? दोनों को बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर थी बात? दोनों को बराबर। ठीक, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत मजा आया। ठीक, अब सोचो, तो एक बात, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। इसमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द ये भी होता है, व्हेन एटम इज इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ये आइसोलेटेड गैसियस क्यों है, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, it is the amount of energy required to remove electron from an atom when atom is in its isolated gaseous state। जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में मौजूद हो तब एनर्जी निकालने, जब जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहली बात तो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा वहां पे हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, वहां लिखा है मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम व्हेन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब थोड़ा सा कहती है बेटा, थोड़ा थोड़ा रुको, समझा रहे हैं, सब चीज समझा रहे हैं। मोस्ट लूजली हेल्ड मैं आपको समझा चुका हूँ, आइसोलेटेड क्यों और आइसोलेटेड का मतलब क्या है, वो सारी बातें समझाता हूँ। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो। ये देखो बेटा, ये एक न्यूक्लियस है, और चलो अब की बार ऐसा करता हूं मैं कि सिर्फ एटम ही एटम बना देता हूं। ये एटम, ये एटम, ये। सब में बाहर इलेक्ट्रॉन है, सबके पास न्यूक्लियस, सब में बाहर इलेक्ट्रॉन है और सबके पास न्यूक्लियस। करेक्ट है बेटा? सब एक ही जैसे हैं, न्यूक्लियस सारे के सारे एक जैसे ही होंगे क्योंकि एक ही जैसा एटम है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। अच्छा बताओ बेटा, यदि मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, यदि मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी किसका डिफाइन हो रहा है? एटम का डिफाइन हो रहा है। किसका डिफाइन हो रहा है? एटम का डिफाइन हो रहा है। ठीक है ना? मान लो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ नाम है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम मान लो है, क्या नाम रख दें इस इलेक्ट्रॉन का? कोई वॉलंटियर? परागी। इस इलेक्ट्रॉन का नाम मान लो है परागी। करेक्ट है इतनी बात बेटा? इस इलेक्ट्रॉन का नाम है परागी। ओके, और ये सारे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस का नाम, ये न्यूक्लियस का नाम टाइगर, इस न्यूक्लियस का नाम भी
ये टाइगर 1, ये टाइगर 2, ये टाइगर 3, ये टाइगर 4, टाइगर 5, टाइगर 6, टाइगर 7, टाइगर 8। आई सपोज दैट सब लोग बात समझ रहे होंगे। क्लियर है बेटा? सब टाइगर है, टाइगर ओके। टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3। क्या सारे टाइगर एक जैसे ही हैं? जल्दी बोलना पड़ेगा। क्या सारे टाइगर एक जैसे ही? बिल्कुल टाइगर एक जैसे ही। जब परागी यहां से जाने लग जाएगी, कहीं परागी यहां से जाने लग जाएगी, तो उसको जो ये टाइगर है वो रोकेगा। आना बोलना पड़ेगा यार। अरे ये क्या हो गया? हाँ भाई, जब परागी यहां से जाने लग जाएगी, ठीक है, तो उसको ये वाला टाइगर रोकेगा कि नहीं रोकेगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। टाइगर रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बिल्कुल टाइगर रोकेगा। ठीक, क्या यही टाइगर रोकेगा कि ये सब थोड़ा थोड़ा रोकेगा? क्या एक ही रोकेगा कि सब रोकेगा? क्या एक ही रोकेगा या सब रोकेंगे? तो बात यह है कि सब रोकेंगे, सारे के सारे रोकने वाले। करेक्ट है। तो क्या इसकी इसकी अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता चेक हो पाएगी? क्योंकि ये सब भी तो यहां पर मौजूद है। हमें ये लगेगा कि एनर्जी बहुत लग रही है, लेकिन एनर्जी सिर्फ इसके कारण, क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी देख रहे हैं? एटम की देख रहे हैं। तो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बगल वाले एटम के न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे होंगे। तो किसी एक की ताकत यदि चेक करनी है तो उस एक को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्या हृदय बेटा, आपको कितना यार क्या सवाल पूछते हो? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या इस न्यूक्लियस को किसी से परमिट लेना पड़ेगा? तुम्हारा सवाल ये सब क्यों, सब क्यों? अब जरा कॉमन सेंस लगा लो यार। ये इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं होगा? क्या K Q1 Q2/r² होता है अट्रैक्शन? हाँ ना जल्दी बोल दो बेटा। क्या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन K Q1 Q2/r² होता है? तो क्या ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब यदि आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ ना बोल दो यार जल्दी से। रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा ना, बस अब कोई बहस नहीं होगी। तो ये न्यूक्लियस सब रोकेंगे। कम या ज्यादा ये सवाल नहीं, क्योंकि हम क्या नाप रहे थे? हम नाप रहे थे कि किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे थे, किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे थे। तो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि बाकी कोई और एटम उसके इलेक्ट्रॉन के जाने को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उस एक एटम को हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे कि हृदय, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे देश में मैं तुम्हारी जेब से 100 का नोट छुड़ा सकता हूं कि नहीं छुड़ा सकता हूं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं। तो क्या उससे तुम्हारी ताकत चेक हो जाएगी? तुम बोलोगे किसी की मजाल नहीं है जो मेरे से चौका नोट लेके बता दे, लेकिन तुम्हारी अपनी ताकत कुछ नहीं है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त बहुत सारे हैं जिनकी वजह से तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। लेकिन जंगल में अकेले मिल गए और उस समय किसी ने बोला लाओ 10 का नोट दो, लाओ 100 का नोट दो, और तुमने कहा अरे भैया मैं तो देने के लिए बैठा हुआ था, लो ले जाओ। तो उस समय तुम्हारी रियल ताकत चेक हुई। तो रियल ताकत तुम्हारी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कब चेक होगी? जब तुम आइसोलेट होगे। बोलो हाउ। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? ओके, डन, डन। ठीक। तो जब एटम अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होगा उस समय हम आयनाइजेशन एनर्जी को नापेंगे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम व्हेन एटम इज इन इट्स आइसोलेटेड। और जब एटम आइसोलेट होगा तो गैसियस हो ही जाएगा, क्योंकि कोई एटम जो है वो सॉलिड अवस्था में नहीं रुकेगा जब वो अकेला होगा। क्लियर है? सो इट विल बी आइसोलेटेड एज वेल एज गैसियस। क्या सबको डेफिनेशन चमक गई? क्या सबको डेफिनेशन चमक गई? यहां से मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि आयनाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ गैसियस स्टेट में हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन उस समय तुम उसको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम डिफाइन नहीं करोगे। याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आया सब लोग को? मेरे को ना जागृत बच्चे चाहिए जो पढ़ रहे हो और जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद है? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर गया था कि नहीं गया था? गया था ना। तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, लेकिन उस समय आप आयनाइजेशन एनर्जी शब्द प्रयोग नहीं करोगे ऑफ द एटम।
Ionization energy of atom can only be defined when the atom is isolated. बीपीएस सर के अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने 100 के नोट को पकड़ के रखने की कितनी क्षमता है वो तभी चेक हो पाएगी जब बीपीएस सर अकेले जंगल में जा रहे होंगे और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। उस समय 100 डाकुओं ने मेरे पे अटैक कर दिया मेरे 100 का नोट छुड़ाने के लिए, और मैंने भी अपनी तलवार निकाल करके साइंसू ऐसे करके 100 के 100 बिछा दिए, तो लोग कहेंगे वाह क्या वीर है, और देखो 100 लोगों को बिछा दिया और इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि मैं गिड़गिड़ाने लगा माई बाप अब 100 का नोट आपने क्यों कष्ट किया, मैं आपके घर आ जाता देने के लिए, ऐसा कैसा कर रहे हो, मतलब लो ना, मैं तो लेके ही बैठा हुआ था आपके लिए 100 का नोट। तो लोग कहेंगे ये देखो अपने गांव में बहुत वीर बन रहा था और यहाँ पर देखो कितना भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता नहीं है। क्लियर है बेटा इतनी बात? लेकिन उसके लिए बीपीएस को आइसोलेट करना पड़ेगा। इतना डेफिनेशन और समझाने की आवश्यकता अब नहीं है। इसका मतलब आप मुझे एक बताओ, क्या आयनाइजेशन का कंसेप्ट सिर्फ एटम में ही एप्लीकेबल है या मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। आयनाइजेशन किस स्पीशीज में पॉसिबल होता है? एटम में, मॉलिक्यूल में, सॉलिड में, या ऑल ऑफ दी अबव में? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव में। आयनाइजेशन कहीं भी पॉसिबल है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम जब डिफाइन करोगे तो एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा और गैसीय स्टेट में लाना पड़ेगा। बोलो हाउ? आ गया कंसेप्ट सबको समझ में? ठीक, थोप लो झटापट फटाफट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो गई खत्म। अब मैं आपको बताता हूं इसके आगे के कंसेप्ट्स को, आगे क्या कहता है ये। ओके नाउ फैक्ट, अच्छा उससे पहले आयनाइजेशन 1 आया, ठीक है सब डिफाइन कर देते हैं। अब आता है बेटा IP1, IP2, IP3 क्या होता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला IP1, दूसरा निकाला IP2, तीसरा निकाला IP3। बोलो हाउ? समझ में आ गया? IP1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे IP1। करेक्ट है। संजू को निकाला IP1, संजू के बाद समीर को भी निकाल दिया IP2, समीर के बाद किसी अमीर को भी निकाल दिया तो IP3। क्या बात सबको समझ में आ रही है? क्या सबको बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? IP1, IP2, IP3 सबको आ गया समझ में? अच्छा कौन बच्चा बताएगा IP1, IP2, IP3 में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? 3 में, 2 में कि 1 में? व्हाट विल बी दी ऑर्डर? आई होप सो सब बच्चे खुद ही समझ गए होंगे। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? सो लेट मी डिफाइन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में M मतलब मेटल है, इट गिव्स M प्लस, M स्टैंड्स फॉर मेटल, सम मेटल, नॉन मेटल भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलूंगा मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ मेटल, है ना? नहीं तो आपको लगेगा आयनाइजेशन सिर्फ मेटल में ही होता है, वो तो किसी में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन तो किसी का भी निकल सकता है। M gives M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज IP1। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद जब दूसरा रिमूव करोगे M प्लस से रिमूव होगा तो हो जाएगा M प्लस 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 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। दिस इज IP2। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा M प्लस प्लस से
M+3 plus electron. So this is IP3. Energy required to remove third electron. This is IP3. Correct है बेटा. IP3 is always greater than IP2 is always greater than IP1. Clear? IP3 always greater than IP2, always greater than IP1. ठीक? बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा. IP3 always greater than IP2, always greater than IP1. This is always true, no exception. This is always true, no exception. But for single atom, दो अलग अलग एटम में कंपेयर नहीं कर सकते. For single atom, it cannot be said for two different atoms. मतलब कोई नहीं कह सकता कि IP2 of X atom is always greater than IP1 of Y atom. ये कोई नहीं कह सकता. क्या बात क्लियर है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार. हाँ ना बोलना पड़ेगा. क्या सब लोग को बात क्लियर है? लेकिन IP3 of X atom is greater than IP2 of X atom is greater than IP3 of X atom. But what is relationship between IP1 and IP2 of X and Y atom? This is not known. This is not known. ठीक है ना? ये क्या लिखा है? It cannot be said for two different atoms. That is IP3 of X atom greater than IP2 of X atom greater than IP1 of X atom. This is correct statement. Relationship between IP2 of X atom and IP1 of Y atom cannot be said. Cannot be said. दोनों स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. कहीं कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है ना? जैसे उसने बोला कि नियॉन का फर्स्ट आईपी और सोडियम के सेकंड आईपी में क्या संबंध है. ठीक है, वहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ लॉजिक लगा करके, लेकिन हर बार कंपेयर कर पाएंगे ये बात पॉसिबल नहीं है. दो अलग अलग एटम के डिफरेंट आईपीस को कंपेयर करना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता है. लेकिन एक बात डेफिनेटली बोली जा सकती है कि IP3 of X atom is greater than IP2 of X atom is greater than IP1 of X atom with 100% surety. बोलो हाउ. बोलो हाउ. क्लियर है? थोप लो इसको फटाफट झटापट. ये थे कॉन्सिक्यूटिव आईपीस. ठीक, इस सेंटेंस पे बहुत क्वेश्चन आता है. IP3 of X atom is greater than IP2 of Y atom. Oh, sorry, X atom is greater than IP1 of X atom. इस पे बहुत क्वेश्चन आएगा. ठीक है ना? इस पे बहुत क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में अलग अलग एंगल से. बता दो भाई. अरे यार ये क्या हो रहा है? लिख लो लिख लो.
हो गया बच्चों? डन। डन। ओके चल। एक सेकंड बेटा, कुछ बड़ी समस्या आ रही है, रुक। चलो अभी चलने दो इसको, फिर देखते हैं। ज्यादा समस्या आएगी तो आई चेंज द मोबाइल, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ये यहाँ से काम चल रहा है। ठीक है ना? चलो। नहीं, बैटरी नीचे जा ही रही है इसके। एक सेकंड रुको बेटा, मैं एक सेकंड होल्ड करो बेटा, मैं जरा। हाँ, क्योंकि ये बैटरी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। मैं मोबाइल चेंज कर रहा हूँ, चार्ज नहीं हो रहा है बेटा, चार्ज नहीं हो रहा है, वही तो दिक्कत आ रही है इतने दिन से। रुको, मैं अभी आता हूँ वापस।
हेलो बच्चों, आप मुझे देख सकते हो? हेलो बेटा, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है? ओके डन। चलो, तो मैं दूसरे वाले उससे म्यूट हो जाता हूँ, वैसे मैं म्यूट हूँ उससे। ठीक, दिख रहा हूँ मैं आपको, मुझे भी दिखाई दे रहा है मेरे दूसरे मोबाइल पे। और आवाज आप लोग को आ रही है मेरी अच्छे से? आवाज आ रही है? ठीक, ओके दैट्स गुड। चलो, थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं इसको। चलो, ओके। तो बेटा हार्ट होता है ना, तो बेटर दिखाई दे रहा होगा इनफेक्ट आपको पहले से, है ना? चलो ठीक, आवाज आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ओके दैट्स गुड। तो मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा था। ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मेरा नया मोबाइल है ये, और मेरे को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कल देख लूंगा इसको कनेक्ट करने की, है ना? तो अब जो है ऑल क्लियर, मैंने पंखा भी बंद कर दिया जिससे किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन न रह जाए। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको IP1, IP2 और IP3, IP1, IP2, IP3 तीनों कंसेप्ट आ गए समझ में? IP1, IP2, IP3 तीनों कंसेप्ट आ गए आपको समझ में? तीनों क्लियर है? ओके डन। अब जो है, अच्छा आवाज आपको, इसको लगाता हूं तो आवाज ज्यादा आ रही है क्या? इसको लगाता हूं तो आवाज ज्यादा आती है क्या? ऐसा तो नहीं होगा शायद। इसको लगाने पे आवाज ज्यादा आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चल मैं इसकी आवाज को बंद कर देता हूँ। इसकी आवाज इनफेक्ट बंद ही है। एक सेकंड रुकिए जरा, सेटिंग में जाके ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब सब क्लियर है। तो IP1 हो गया, IP2 हो गया, IP3 हो गया, ये सारी कहानी खत्म हो गई। IP3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, IP2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP1। ये कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है? IP3 इज ग्रेटर देन, IP2 इज ग्रेटर देन IP1 ऑलवेज, ठीक है ना? ये कहानी भी सब लोग को समझ में आ गई। वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा इंटरप्शन रहा, बट टेक्नोलॉजी है, इसमें ये सब होता रहता है। अब मैं जल्दी से इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्जुगेटिव आईपी का कंसेप्ट भी क्लियर है। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी पे। आप खुद सोचो, जब तक बोर्ड सूख रहा है, आईपी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? एटम, एटम के साइज पे क्या आईपी डिपेंड करेगा? जल्दी बोलो यार। क्या एटम के साइज पे आईपी डिपेंड करेगा? जल्दी बोलो यार, बोलो बेटा। क्या एटम के साइज पे आईपी डिपेंड करेगा? हना बोलना पड़ेगा, झटापट फटाफट। डिपेंड करेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, तुमको एक बात मैं बताऊं, एक टर्म होता है पेनिट्रेशन पावर। क्या शब्द होता है? पेनिट्रेशन पावर। ये पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है दूसरे के एरिया में घुस जाना, इस पेनिट्रेशन पावर। बोलो, तुमने सुना मैंने क्या बोला? मैं क्या बोला? मैं बोला पेनिट्रेशन पावर का मतलब है दूसरे के एरिया में घुस जाना। जैसे आज इंडिया जो है रावलपिंडी तक चला जाए, तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया का पेनिट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त है। या फिर शंघाई तक चला जाए। खैर, सपने देखना सबको अच्छा लगता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो बात ऐसी है कि जो दूसरे के एरिया में ज्यादा घुस जाए उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। अच्छा, आपको क्या पता है ये बात? अभी मैं बोलता हूं, आप बताना। एस ऑर्बिटल थोड़ा न्यूक्लियस के नजदीक होता है, पी थोड़ा सा बाहर होता है, डी और बाहर, और एफ थोड़ा और बाहर। बोलो हो, क्या एग्री करते हो इस बात से? बीच में आइडिया दिया भी था मैंने आपको, डी और एफ और एस और पी को लेकर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? पेनिट्रेशन पावर मतलब जो न्यूक्लियस की ओर धसा हुआ हो। तो न्यूक्लियस की ओर कौन ज्यादा धसा हुआ है, एफ के एस?
एस सबशेल, एस सबशेल न्यूक्लियस के नजदीक होता है एज कंपेयर टू एफ सबशेल. S is more nearer to the nucleus as compared to P, as compared to D, as compared to F. यदि आप एनर्जी भी देखोगे तो 4S की एनर्जी कम मिलेगी, 4P की एनर्जी ज्यादा मिलेगी, 4D की और ज्यादा मिलेगी और 4F की और ज्यादा मिलेगी. बोलो हाउ. यदि आप N+L रूल के द्वारा देखोगे तो अबव का नियम देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि S सबशेल थोड़ा अंदर की ओर होती है. तो इसका मतलब जिस सबशेल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, जिस सबशेल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, उस सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा. बोलो बेटा, सबको बात क्लियर है? जिस सबशेल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, उस सबशेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा. ठीक है, अच्छा, ये बात भी आपको आगे समझ में भी लिखा भी दूंगा. एक बात और बताओ, क्या मैंने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए आपको ये बात बताई थी कि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल? बोलो, बताई थी कि नहीं बताई थी? हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल, बताई थी? बताई थी. तो जब कोई हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल है. जैसे कि कोई किसी अवस्था में स्टेबल है तो उसको उस अवस्था से हटाना आसान होगा कि मुश्किल होगा? हटाना बोलना पड़ेगा. जैसे कोई किसी अवस्था में स्टेबल है, जैसे आप ये बात समझ जाओ कि मैं यहाँ से मुंबई चला गया, ठीक है, मैं यहाँ से मुंबई घूमने के लिए गया, ठीक है, और क्यारा मुझको लेने के लिए आई. क्लियर है? मेरे ही बोल रहा हूँ मैं. तो क्यारा मुझको लेने के लिए आई और उसने बोला आओ यस आओ, खाना वाना तुम्हारे लिए तैयार है, आओ खा के जाओ. और बहुत प्यार से उसने मेरे को खाना खिलाया और मुझे पूरा मुंबई घुमाया. क्लियर है बेटा इतनी बात? तो मुझे कोई यदि वहां से खींचना चाहेगा या बोलेगा तुम चलो यहाँ से जाओ, तो क्या आसान होगा उसके लिए करना? या मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा बिल्कुल और उसको पटक दूंगा जो भी मेरे से ही बात करेगा, यहाँ से चले जाओ? इम्पॉसिबल हो जाएगी. बात सही है कि नहीं? तो यदि मैं स्टेबल स्टेट में हूं तो मैं अपनी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा. क्यारा ने बोल दिया बीपीएस तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, भले वो कितने भी इधर उधर अनऑर्गेनाइज हो, मैंने कितने दिन से कटाए नहीं हो, लेकिन क्या मैं उनको छूने भी दूंगा किसी नाई को? किसी नाई ने यदि उन बालों की तरफ जरा सा देखा भी मुड़ करके तो क्या मैं छूने भी दूंगा उसको? नहीं छूने दूंगा, क्योंकि आई एम स्टेबल इन दैट स्टेट. क्यारा मुझे उसी स्टेट में पसंद है. क्या कहते हो? बोलो हो, बोलो हो. तो जो जिस स्टेट में स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उस स्टेट से मुश्किल पड़ेगा. तीनों पॉइंट समझ में आ गए सब लोगों को? तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गए? ओके चलो, तो मैं लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आई. भाई पहला हो गया जेड अफेक्टिव, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी होगा? जिसका जेड अफेक्टिव ज्यादा होगा उसका आईपी ज्यादा होगा, जिसका जेड अफेक्टिव ज्यादा होगा उसका आईपी ज्यादा होगा. बोलो हाउ. आना बोलना पड़ेगा यार. जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आईपी ज्यादा, आना बोलना पड़ेगा. क्लियर थी बात? तो जैसे कि मैं बोल दूं आईपी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन बोरॉन एंड नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन बोरॉन, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा. ठीक है, ये मैंने बहुत चालाकी के साथ लिखा है, ऑक्सीजन नहीं लिखा क्योंकि एक्सेप्शन के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आ जाता है. लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको याद करा दूंगा. जेड इफेक्ट, ठीक, ये उसका क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल. ठीक, फिर साइज, साइज स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, साइज जितना छोटा होगा मोर द आईपी, मानना पड़ेगा. मोर द आईपी, करेक्ट है बेटा, इतनी बात मानना पड़ेगा. ठीक है ना? तो जैसे कि मैं बोलूं बोरॉन, सॉरी नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, या ऐसा कर दूं उसको मैं, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सीखना. आईपी ऑफ लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन सीजियम. मतलब on moving down the group the IP will decrease. Size smaller the size more the IP, means on moving down the group IP will decrease, means on moving down the group IP decreases. IP डिक्रीज होता है, आना बोलना पड़ेगा. डाउन द ग्रुप जाने पर आईपी क्या होगा? डिक्रीज होगा. किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? वेरी नाइस, वेरी गुड. तो आईपी विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. करेक्ट है? अब क्या होगा बेटा? जैसे लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ठीक है, जैसे कि बेरिलियम मोर देन मैग्नीशियम, जैसे कि मोर देन कैल्शियम, जैसे कि मोर देन स्ट्रोंशियम, जैसे कि मोर देन बेरिलियम. ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज more the penetrating power of subshell,
more the penetrating power of subshell, more the IP, IP उतना ही ज्यादा होगा। पेनिट्रेटिंग पावर सबशेल की जितनी ज्यादा होगी IP उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। तो जैसे कि एग्जांपल, IP ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। जेड इफेक्टिव के आधार पे देखते तो बेटा ये कचरा हो गया ना। एक्सेप्शन ऑफ जेड इफेक्ट, एक्सेप्शन ऑफ जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव आधार पे बोरॉन बेरिलियम से ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो मैं बहुत चालाक हूं, मैंने ऊपर बेरिलियम नहीं लिखा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2s से आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2, तो इलेक्ट्रॉन हैज बीन टू बी रिमूव फ्रॉम 2s। इसका क्या है 1s2 2s2 2p1, तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे। हाँ ना बोल दो यार जल्दी से यार, हाँ ना बोल दो यार जल्दी से यार। बेटा बात आपकी सही है, लेकिन एक ही फैक्टर कभी भी आईपी को नहीं रेगुलेट करता। एक बच्चे ने बोला सर जेड इफेक्टिव तो डाउन द ग्रुप सेम रहता है लेकिन साइज तो बढ़ता है। तो आईओसी की यही तो ब्यूटी है बेटा, इसीलिए तो आईओसी डिफिकल्ट लगती है लोगों को। रीजन इज दैट एक फैक्टर किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं करता। जैसे कि कायरा मुझे पसंद करती है, ये क्या सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ? चलो आधे लोग तो मानने भी तैयार नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ, ये भी दिक्कत है भाई। सिर्फ एग्जाम्पल है, मान जाओ यार। ठीक है एग्जाम्पल है, सीरियस नहीं हूँ, एग्जाम्पल है सिर्फ, मान जाओ यार। क्या इसी बात पे कायरा मुझे पसंद करती है कि मैं स्मार्ट हूँ? ऐसा नहीं हो सकता ना। ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेगी ना कि सर क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हैं, सर क्यों बोलूं, क्रिकेट इतना अच्छा खेलते हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी पहले पढ़ा लेते थे, अब भी पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स भी जानते हैं, मैथ्स भी जानते हैं, इतने इंटेलिजेंट बंदे हैं, है ना। और कूल है, मेम्स मेम्स आते हैं सबको, बहुत सारे मेम्स शेयर कर लेते हैं सर, और भी बहुत कुछ कर लेते हैं, खटे चुटकुले सुना लेते हैं, घटिया टाइप के जोक सुना लेते हैं। तो द थिंग इज दैट कि हाँ एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो क्या ये सारे फैक्टर रेगुलेट करते हैं? क्या ये सारे फैक्टर रेगुलेट करते हैं? बोलो बेटा, क्या बात सबको क्लियर है? अब मान लो आमिर खान आ जाए, मान लो आमिर खान आ जाए और वो बोले कि क्या तुम मेरे को पसंद करते हो, तो उसमें तो सिर्फ एक ही अच्छाई है, 15 साल बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देता है। इसके अलावा तो उसमें कोई अच्छाई है नहीं। क्या कहते हो तुम लोग, सही है कि नहीं? उसका ये वो भूल जाता है बीवी को 15 साल बाद। हर बार हमने देखा है इस बात को, 15 साल बाद एक को भूल गया था, 15 साल बाद दूसरी को भूल गया। क्लियर है बात? तो द थिंग इज दैट सिर्फ एक ही फैक्टर तो रेगुलेट नहीं करेगा ना बेटा, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी चीज को रेगुलेट करते हैं। आई होप सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो आप सिर्फ ये मत देखो जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप सेम है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप सेम है, लेकिन एक ही फैक्टर नहीं जो रेगुलेट करता हो, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर जो कि रेगुलेट करते हैं। आई सपोज दैट बात क्लियर है। अब इधर देखो, इधर जेड इफेक्टिव के आधार पे देखते तो क्या होता है, बोरॉन का ज्यादा होता है बेरिलियम से, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ जेड इफेक्टिव है तो बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। बोलो इसी प्रकार से जिंक ग्रेटर देन गैलियम, अगेन एक्सेप्शन ऑफ जेड इफेक्टिव। और इसी प्रकार से कैडमियम ग्रेटर देन, यहाँ कहीं लिख दूं, कहां पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, इसको इधर ले जाके लिख देता हूं, जिंक ग्रेटर देन गैलियम एक्सेप्शन। और क्योंकि इधर 4s2 से आता है इलेक्ट्रॉन और इधर 4s2 41 होता है, ठीक है। जिंक के नीचे आता है कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है Hg, और गैलियम के नीचे आता है इंडियम, और इंडियम के नीचे आता है थेलियम। जिन्हें याद नहीं है मैं याद करा दूं, बैगन आलू गाजर इंठेला याद करो, बैगन आलू गाजर इंठेला याद करो, जिंक कैडमियम और Hg। क्या सबको बात समझ में आ गई? आना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। क्या सबको ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? क्या सबको ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? बिल्कुल। अब सुनो, ये क्या है, बेरिलियम मोर देन बोरॉन, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि वहां जिंक लिख दिया है तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। कसम उड़ान छल्ले की, एग्जाम्पल को याद रखना, आप पढ़ेगा नहीं तो, ठीक है ना। बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। बच्चे ये तो लगा देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो और ये फिर भी लगा देंगे मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, लेकिन जिसमें वो भयंकर कंफ्यूज हो जाएंगे वो कैल्शियम ग्रेटर देन गैलियम, क्योंकि बीच में पूरा डी ब्लॉक आता है, उनको चमकता ही नहीं है कि कैल्शियम का आईपी गैलियम से ज्यादा होता है। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? सुनो भाई,
इधर से इसको मिटाता हूँ, मोर द आईपी ऐसे लिख देता हूँ। एक बात लिख रहा हूँ, सुनो, एक बात लिख रहा हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाजी, बैगन आलू गाजर एम थैला नहीं है मनोहर। इनकी बात हम करते नहीं है जनरली, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लिखते ही नहीं है, सब रेडियो एक्टिव है? तो किसका आईपी ज्यादा होगा? जल्दी बोल दो माई बाप, प्लीज जल्दी बोल दो। बेरिलियम का ज्यादा कि बोरॉन का ज्यादा? बेरिलियम का ज्यादा। बहुत बढ़िया। किसका ज्यादा? मैग्नीशियम। किसका ज्यादा? कैल्शियम का ज्यादा। इसके बाद जरूरत नहीं, इसके बाद जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके बाद रिवर्स होता है, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है। टीचर से भी पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होता। समझ रहे हो आप इस बात को? मेरे को तो शौक है बेटा पढ़ने का, तुम यहाँ से कुछ भी पढ़ता रहता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? आज आप विशेष हो, ये जानकारी आपको अच्छे से अच्छे लोगों को, ठीक है? सारे एक्सेप्शन याद हो गए यहाँ? क्लियर? ओके, डन। तो ये बात मैंने पढ़ा तो दी है, लेकिन अब आपको याद रखनी है। ये भी आपको याद होगा, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, और नीचे एल्युमिनियम आता है, गैलियम इंडियम थेलियम। दिस इज एक्सेप्शन 4s2, 4s2 4p1, यहाँ जाएगा 5s2, यहाँ जाएगा 5s2 5p1, ऑब्वियसली इधर आ जाएगा 6s2 6s2 6p1। ये सारे एक्सेप्शन है। बोलो भाई, जेड इफेक्टिव के सारे एक्सेप्शन। ओके, अब इसके बाद मैं आपको आगे लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी में। ये क्या था? मोर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द सबशेल, मोर द आईपी। अब आते बेटा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले पे। अब आते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले पे। वो वाला भी बता दूं या आपको टाइम चाहिए लिखने के लिए? टाइम चाहिए? टाइम चाहिए क्या, या नहीं चाहिए? टाइम नहीं चाहिए? मेरे को मेरे दूसरे मोबाइल में दिखाई दे रहा है, देखो कितने परसेंट चार्ज हो गया। वो तो बहुत धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, क्या पता क्या हो गया है, शायद खराब हो गया है, क्या हो गया पता। ओके, मिटाता हूँ। देखो नए मोबाइल में कैसा मिलता है। बताओ तो। मोबाइल तो खराब हो रहा है, ये भगवान कहीं डला हुआ नया मोबाइल मिल जाए अच्छा सा। सही है कि नहीं? तुम लोग भी दुआ करो। एक बार मिला था मेरे को आईफोन डला हुआ, तुम में से किसी मतलब तुम्हारे जैसे ही बच्चे को मिला, उसने लाके मुझे दिया, तो सर आईफोन। उनका कहाँ मिला मुझे, एलन के बाहर गिरा पड़ा। फिर बेटा हमने वो मोबाइल उनको वापस कर दिया, फिर हमने वो मोबाइल उनको बुलाया, उनको वापस कर दिया, और बच्चे को चॉकलेट दी उसकी ईमानदारी के लिए। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्लियर होगा? तो आगे की बात ऐसी है, देखो साइज हो गया और पेनिट्रेशन पावर हो गया। अब हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड substance, stability of half filled and full filled substance, correct? बेटा हाफ filled subshell are more stable due to the exchange energies, याद करो। हाफ filled subshells are more stable due to the exchange energies, क्या तुम लोगों को याद है? आना बोलना पड़ेगा। हाफ filled subshells are more stable due to exchange energies and therefore वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ेगा। हाँ, ये चौथा पॉइंट होगा शायद, ठीक है? सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, phosphorus greater than sulfur,
समझ लो, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर। तो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ what? It is exception of Z effect and size also, करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है बिकॉज हाफ फिट। इसका क्यों है बेटा ऐसा? क्योंकि ये क्या है, हाफ फिट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, हाफ फिट है इसलिए इसका आईपी से ज्यादा। ओके, नियॉन का तो ज्यादा ही होगा और वो एक्सेप्शन भी नहीं, क्योंकि नेचुरली ज्यादा होता है, उसका जेड इफेक्टिव के कारण भी ज्यादा ही होता है। आई होप सो मैं अपनी बात ऐसा बच्चे को समझा पाया और सारे बच्चे मेरी बात को समझ भी पाए होंगे। ओके, सब समझ गए होंगे, सब समझ गए होंगे। अब सुनो, नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो ऐश्वर्या ग्रेटर देन सेलेनियम, उससे पर इनमें नहीं होता एक्सेप्शन। पर आपको याद नहीं है तो भी काम चलेगा, इतना नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ। अब आप विशेष हो, अब ये तो जो बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी नहीं, ठीक है। ये 3 एक्सेप्शन, ये 2 एक्सेप्शन, समझला, समझला। ओके, ठीक, धनाधन धनाधन। चलो भाई, यहां तक क्योंकि आप लोग समझ गए हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल एंड ऑल, इट्स ओके। अब मैं अगले पे आ जाता हूँ। अब मैं आपको जो है ये एक्सेप्शन सारे हो गए, मतलब मैंने आपको सारे वो बता दिए, आईपी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। कंपैरिजन करवाता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में और पीरियड में। अब टॉपिक डालते हैं कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप एंड पीरियड। So let us write topic. Comparison of IP in group and period. Comparison of IP in group and period. क्या कंपैरिजन कर सकते हैं आईपी का ग्रुप और पीरियड में? तो सबसे पहले पीरियड में चलते हैं, पीरियड में चलते हैं। तो सेकंड पीरियड में आईपी का ऑर्डर बता, सेकंड पीरियड में आईपी का ऑर्डर बता रहा हूँ। ऐसी बात बताऊंगा कि 1 सेकंड में याद हो जाए। सबसे पहले तुम ऐसे लिखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। और लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी बढ़ता है। 2 एक्सेप्शन है, मैं 1 सेकंड में याद करा दूंगा आपको, 1 सेकंड में याद करा दूंगा आपको, ठीक है बेटा। ये सब लोग जानते हो ना ये, अरे ये तो जानते हो, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन भी आता है, सब जानता है ना। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? ओके, वेरी गुड। अब सुनो यार, यहाँ एक्सेप्शन क्या है, इसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो और इसको एक दूसरे से एक्सचेंज, इट बिकम्स नो बेबी। एक्सचेंज क्या हुआ है, नो बेबी, नो बेबी, दिस इज द एक्सेप्शन। याद हो गया, याद हो गया, ठीक है। तुम लोग तो बुजुर्ग लोग हो, तुम बीबी याद कर लो। मैं तो यंग डायनेमिक हूं, इसलिए मैंने बेबी बोल दिया। आप लोग बुजुर्ग हो, थोड़ा आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए आप इसको बीबी कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। ओके, तो अब देखो कितनी सुंदरता के साथ मैंने आपको ये बता दिया, कितनी सुंदरता के साथ बता है। इधर ही क्या लिख दूंगा, सोडियम, इधर क्या लिख दूंगा, पोटेशियम लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। और यहाँ क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखूंगा, कैल्शियम। बैगन, आलू, गाजर, बोलो आओ। कहें सीता जी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, उससे, फिर, कल, बाहर, नियॉन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर सबको समझ में आ गया क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा सबको समझ में आया कि नहीं आया? आना बोलना पड़ेगा यार। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फाइनली? फाइनली ऑर्डर ये हो जाएगा जो आपको याद रखना है। उधर से चालू करेंगे, नियॉन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन
ये उधर गया, ये इधर आ रहा। ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन लिथियम। बोलो हाउ। क्लियर ना इतनी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता होना ही चाहिए, कचरे मत कर देना कभी। यही नाइट्रोजन, खाना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया सब लोग को? इसी को एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेगा, कंपेयर द आईपी ऑफ फॉलोइंग, कंपेयर आईपी ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ए दे देगा 1s2, बी दे देगा 1s2 नहीं, दे देगा 2s2, है ना, और बी दे देगा 2s2 2p1, समझा, और सी दे देगा 2s2 2p2, और डी दे देगा 2s2 2p3। इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलिमेंट का नाम लिख देना सबसे पहले। 2s2 मतलब बेरिलियम, मतलब बोरॉन, मतलब कार्बन, मतलब नाइट्रोजन। इधर से उठा करके ऑर्डर लिख देना। बोलो हाउ। कर लोगे क्या फैल जाओगे? कर लोगे क्या फैल जाओगे? कर लोगे ना? ये क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा। यही क्वेश्चन NH2 के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन NH2 के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है। क्लियर है बच्चों? आना बोलना पड़ेगा। यदि क्लियर है तो बोलो हाँ। क्लियर है? ओके, धनाधन धनाधन। ठीक, तो ये काय में चल रहा है? पीरियड में चल रहा है। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अब सुनो, मैंने आपको खूब सारे एक्सेप्शन लिखा है अभी तक, मैं सबको एक ही बार में समअप कर देता हूँ, एक ही जगह पे समअप कर देता हूँ। जितने भी अभी लिखा है ना, सबको एक ही जगह पे लिख देता हूँ, तो आपको सिर्फ वही याद करने पड़ेंगे। ओके, आप में से कई बच्चों को अब पढ़ाई कम हो गई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो गया है तो आप घबराओ मत। आपके साथ कुछ नया नहीं हुआ है, हर साल यही होता है बच्चों के साथ। जब से लॉकडाउन लगा है तब से एक अच्छी बात ये हुई है कि रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं हुई। नहीं तो रक्षाबंधन और ईद एक साथ आते हैं, और इस समय बच्चे अपने अपने घर भाग जाते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तब तक उनका इतना सिलेबस निकल चुका होता है भागने वालों का कि वो कभी भी उसको पिकअप नहीं कर पाते। तो ये कम से कम लॉकडाउन की वजह से आपके साथ नहीं हुआ है। सिर्फ एक चीज हुई है, पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है समय के साथ, ये नेचुरल प्रोसेस है। आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है या मुझसे बात करते रहना है, तो आपकी पढ़ाई अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। मैं एक ही जगह सब कुछ लिखने वाला है जी। ओके, मैं लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अब मैं इनको करता हूँ, ये भी नो। अब सबसे नंबर 1 आएगा नियोन। नियोन का ग्रेटर फ्लोरीन, ग्रेटर नाइट्रोजन, ग्रेटर ऑक्सीजन, ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन बेरिलियम, ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर देन लिथियम। कर लोगे इतना? अब इसके नीचे कहानी लिख दो पूरी यार। नियोन के नीचे क्या आता है? आर्गन। आर्गन के नीचे क्या आता है? क्रिप्टॉन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, कहें सीता जी, बेटा मांगे, कार, बैगन, आलू, गाजर, अरे बोलो यार, और सोडियम और पोटेशियम। इसके नीचे जरूरत नहीं है, इसके नीचे सारे एक्सेप्शन खत्म हो जाते हैं। बोलो हाउ। इसके नीचे कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाओ आईपी बढ़ता है। इसके नीचे के पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं, लेफ्ट टू राइट जाओ एस और पी ब्लॉक में आईपी बढ़ता है। अब मेरी वॉइस आ रही? आ रही मेरी वॉइस? हेलो हेलो, आ रही है ना? वेरी गुड। चलो, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो।
चलो क्या बात चल रही थी, क्रिप्टॉन बड़ा, ठीक है ना भाई, इतना याद कर लो, बहुत है यार, इतने में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा और करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बस इतना ही याद, मैं और एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं था, आते भी नहीं एग्जाम में, गाइड भी नहीं, इतने ही याद कर लो तो बहुत ज्यादा, ठीक। इसके अलावा जो एक्सेप्शन था, क्योंकि मैंने बोला था सारे एक जगह लिखूंगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और यहाँ था गैलियम, इंडियम और थेलियम, हो गए सारे जितने अभी तक पढ़ाए। आना बोल दो यार, जल्दी 100 का नोट दो, याद हो गया सबको, सारे एक्सेप्शन याद हो गए, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इन ग्रुप में कैसे देखते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईपी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईपी, यार बोलना पड़ेगा यार, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईपी बोलना पड़ेगा यार, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हो, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में वाई जेड इफेक्टिव इज सेम डाउन द ग्रुप, बेटा वो कैलकुलेशन पे आता है जेड इफेक्टिव, है ना, वो स्लेटर का रूल के हिसाब से। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज, है ना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, इधर उधर की बात मत करो, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, है ना। फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। इसके अलावा 15th में, 16th में, 17th में, 18th, नो एक्सेप्शन आईपी डिक्रीजेस डाउन द, नो एक्सेप्शन आईपी डिक्रीजेस डाउन द, डाउन द ग्रुप, ठीक है। सेकेंड पीरियड, सेकेंड एंड 14th ग्रुप, इन ग्रुप्स में कोई एक्सेप्शन, 1, 3, 1, 3, 15, 16, 17, 18, इन ग्रुप्स में कोई एक्सेप्शन नहीं, ये सब ग्रुप्स। सेकेंड एंड 14th ग्रुप में लास्ट टू रिवर्सेस, लास्ट टू रिवर्सेस, सेकेंड और 14th में लास्ट टू रिवर्सेस, मेरी बात को सुन रहे हो, सेकेंड और 2 में लास्ट टू रिवर्सेस, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा, कम होगा, मतलब एग्जाम्पल, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी नहीं, राजी बाप, बोलो आओ, बोलो आओ, रिवर्स, करेक्ट है। उसके अलावा बेरिलियम हो गया, और कौन सा 14 ग्रुप, कहें सीता जी प्रभु सुनो, क्या सुना तुमने, कहें सीता जी सुनो प्रभु था, प्रभु सुनो हो गया, तुम लोगों ने मेरी बात को कुछ नहीं सुना, सच बात तो ये, तुमने नहीं सुना मेरी बात, कहें सीता जी प्रभु सुनो, सुना, 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 याद हो गया। तो सेकंड और 14th ग्रुप में लास्ट के दो रिवर्स हो जाते हैं, आना बोलना पड़ेगा यार, सेकंड और 14th में लास्ट के दो रिवर्स हो जाते हैं। 13th ग्रुप में, 13th ग्रुप में होता है बीटी गाय, बीटी गाय, बीटी गाय मतलब बहुत तगड़ी गाय, याद कर लो, ब्लूटूथ वाली गाय याद कर लो, जो याद आए याद कर लो। अरे बोलो यार क्या बढ़िया शॉर्ट फॉर्म बनाया, ताली तो बजा दो, 100 का नोट तो दे दो यार। देखो 13th ग्रुप बीटी गाय, बहुत तगड़ी गाय, ब्लूटूथ वाली गाय, तो ये क्या हो जाएगा, बोरॉन ग्रेटर देन थेलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम, बोलो हो, बोरॉन ग्रेटर देन थेलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम, आना बोलना पड़ेगा यार, क्लियर है, याद हो गया सबको, याद हो गया सबको। 1, 3, 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं, 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं, एक में कोई एक्सेप्शन नहीं, 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं, सेकंड ग्रुप में और 14 ग्रुप में एक्सेप्शन, लास्ट के दो रिवर्स हो जाते हैं,
और 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली में बहुत तगड़ी गाय, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। बोलो यार जी, परागी जी याद करना है। देखो बेटा, मैं बिना शॉर्ट फॉर्म बनाता हूँ तुम्हारे पसीने छूट जाते तो भी तुमको याद नहीं रहता। मेरे पास एक तरीका और है उसको पढ़ाने का, वो तरीका ही जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए बस वो वाले करवा। तो आपको कुछ याद नहीं करना, लेकिन आप एग्जाम में कभी श्योर नहीं हो सकते, समझ ला। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं जब भी पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा यार मजा आ गया भैया, सब पढ़ा दिया सर ने पहले। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सब चीजों को ऐसे लेके चलता हूँ कि आपको शुरू में डिफिकल्टी भले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू में डिफिकल्टी आई थी और धीरे धीरे जाके आपको पता लगा होगा अरे यार ये तो आसान है, चीजें अब आ रही हैं हमको समझ में, अब अच्छा हो रहा है। हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा तरीका ये, शुरू में डिफिकल्टी रखो, बच्चे को तगड़ी एक्सरसाइज कराओ जिससे धीरे धीरे उसको चीजें आसान लगने लग जाए और धीरे धीरे जाकर के और पारंगत होता जाए। मेरी गारंटी है, मेरे को अभी केमिकल इक्विलिब्रियम जब चालू करूंगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगने लग जाएगा। वही होता है कि शुरू में थोड़ा सा बच्चे से काम करवा लो तो धीरे धीरे उसको आसान लगता है। तो परागी, मैं आपको बता दूं, मैं चाहूं तो इन सब फैक्ट से बच सकता हूँ, लेकिन बेटा ये फैक्ट पढ़ाते हुए मैं आपको पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ लेके चल रहा हूँ। अभी डिफिकल्टी आएगी लेकिन आखिरकार तुम्हें लगेगा अरे वाह यार, एक एक चीज हमको कनेक्ट हो रही है आपस में। ठीक है, तो अभी थोड़ी परेशानी झेल लें, यदि कहो तो आना बोलना पड़ेगा। अभी थोड़ी परेशानी झेल लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जिससे कि आगे हमको परेशानी ना हो। तो आप समझ रहे हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक साथ चल रही है। देखो ठीक ठीक ठीक, सेकंड और 14th ग्रुप में मैंने आपको बताया ना, आखिरी के दो रिवर्स होते हैं, आखिरी के दो रिवर्स होते हैं। अच्छा, उसका रीजन लिख दूं, वो भी एग्जाम में खूब पूछते हैं। चलो रीजन लिखता हूँ। ये जो आखिरी के दो रिवर्स हुए ना, चलो रीजन लिख दूंगा मैं अभी क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची। तो ये क्या हुआ है, बेटा मांगे कार स्कूटर राजी बात, ये दो रिवर्स हुए थे। और ये पीबी और एसएन रिवर्स हुआ था। एक जगह लिख दूंगा अलग से क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से लिखूंगा। मिटा दूं क्या बच्चों, इसको आना बोलना पड़ेगा, कहो तो मिटा दूं। ओके ओके, चलो भाई, इतनी सारी कहानियां सुना चुका, अब हम आगे बढ़ती, आगे बढ़ती और आगे बढ़ाती। टाइम होती क्या, नहीं 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 नहीं, अभी रुको, डी ब्लॉक भी तो पढ़ा दो यार, आपकी इच्छा है, आप कहो तो पढ़ा दूं, नहीं कहो तो नहीं पढ़ाऊं मैं। आप कहो तो डी ब्लॉक भी पढ़ा दूं आपको इसका, और आप बोलो तो नहीं पढ़ाऊं, मेरे को कुछ नहीं है। आज आप जाके कम से कम ये तो कह सकते हो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जितना आयनाइजेशन एनर्जी जहां जहां होता है सब हमको आता है भाई। अभी तो हम बच्चा हूँ, पहला चैप्टर चालू किया है आईओसी का, लेकिन पूरी की पूरी आईओसी में जो जो आईपी है सर हमको सब पढ़ा दी आज का, और पढ़ा दी और हम याद भी कर ली। ठीक है बच्चों, बोलो यार। ठीक, चल अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। ये आपको पता होना चाहिए क्या, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, आईपी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन एसएन एंड थेलियम इज ग्रेटर देन इंडियम। यहाँ रीजन जरूर पूछते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए लास्ट लेक्चर देखिए। एंड आईपी ऑफ एल्युमिनियम, helium is greater than aluminum due to transition contraction, transition contraction, correct है, due to transition contraction। ठीक है ना, मैं आपको अगेन एक स्कीम बना के दे दूंगा आईपी की सारी एक साथ याद हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आपकी कहानी। अब 3D सीरीज का आईपी, 3D सीरीज में कौन कौन से मेंबर आते हैं, जिंक आता है। तो देखो क्या शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, 100 का नोट जल्दी फेंक दो मेरी तरफ। 3D सीरीज का आईपी मैं बता रहा हूँ, हाँ 100 का नोट जल्दी फेंक दो, आंख बंद कर दो, लगाओ।
जान फेंको, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। वो मुझ पे डाउट करती, अपने दोस्त को बता रहा है, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानते, करती वो शक, मुझ पे डाउट करती। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सब लोग को आ गया, सब लोग को आ गया। अब क्यारा करती है, आलिया करती है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। सबसे पहले बोलो याद हो गया कि नहीं? सबसे पहले बोलो याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया? आना बोलना पड़ेगा यार। याद हो गया ना सब लोगों को? लाइट भी चली गई। सुनना, बात को ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। रुकना बेटा, मैं अपना गरीब मोबाइल जो है जिसमें चार्जिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, उसको मैं जरा लगा दूं। लाइट ऑफ कर दूंगा तो कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा भाई। चल, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। ठीक है, करती वो शक। यश गीते, अब तुम चुप हो जाओ। ये क्या लिखा हुआ है नोट करो। जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। ठीक है, नहीं कर सकता लाइट ऑफ। लाइट ऑफ करी तो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है ना? सुनो, जान स्टैंड फॉर जिंक, फेंको, फेंको, कुत्ते सीयू, नहीं एनआई, मानती MNTI, मानती, मानती, करती सिया वो, शक एस। बोलो भाई, हो गया? सो जिंक ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन कोबाल्ट ग्रेटर देन कॉपर। बोलो, बोलो, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया सब लोग को? याद हो गया सब लोग को? वेरी नाइस, वेरी गुड। ये डी ब्लॉक वाले आईपी है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी ब्लॉक वाले आईपी अलग से। ठीक है बेटा, ये किसका हो गया? ये हो गया पीरियड का। अब डी ब्लॉक में ग्रुप में बता दूं, ग्रुप में, तो डी ब्लॉक में ग्रुप में बताता हूँ। मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूँ, इतना आता नहीं लोगों। डी ब्लॉक का पीरियड याद हो गया, आईपी 3D सीरीज का आईपी याद हो गया, खाना बोलना पड़ेगा, जान फेंको, कुत्ते नहीं मानती, करती वो शक। ठीक, अब सुनो, ग्रुप में, ग्रुप में क्या होता है? एक सेंटेंस लिखूंगा, सब खत्म। ठीक, तो सुनना आप मेरी बात को ध्यान से देखो। कौन कौन से ग्रुप? चौथा, पांचवा, छठवां और 10वां, 10th। इनमें ऑर्डर होता है 6th पीरियड का आईपी 5th पीरियड से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है 4th पीरियड से। 6th पीरियड का आईपी किसमें? चौथा, पांचवा, छठवां और 10वां। एग्जाम्पल लिखूं? एग्जाम्पल लिखूं तो आपको पता है ना क्या होता है? टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। बताओ आईपी का ऑर्डर क्या होगा? फाइंड ऑर्डर ऑफ आईपी, फाइंड ऑर्डर ऑफ आईपी। तो सोच यार, पहले 6th पीरियड आएगा, मतलब हाफनियम, मोर देन 5th पीरियड जिरकोनियम, मोर देन टाइटेनियम। बोलो हाउ? आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, एग्जाम में जरूर आएगा। और इसका रीजन यदि कोई पूछे तो रीजन बोलना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कौन से ग्रुप बच गए? चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां हो गया, तो कौन कौन से बचे? 7, 8, 9, 11, 12। कौन कौन से बचे? 7, 8, 9, 11, 12। 7, 8, 9, 11, 12। इन ग्रुप्स में ऑर्डर होता है 6th पीरियड मोर देन 4th पीरियड मोर देन 5th पीरियड। In any case, IP of 6th period member is more than 4th and 5th period member in D block. मतलब डाउन द ग्रुप IP क्या हो रहा है? सब टाइम घट नहीं रहा है,
कभी कभी डाउन द ग्रुप आईपी बढ़ भी रहा है, कितने में बढ़ रहा है? 4 5 6 4 5 6, थर्ड में नहीं, थर्ड में डाउन द ग्रुप घटे। थर्ड लिख दिया ना पहले, अरे भूल गए, बोला था ना थर्ड में डाउन द ग्रुप क्या होता है? नो एक्सेप्शन इन थर्ड। 1 3 15 16 17 18, नो एक्सेप्शन। याद है? टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? अच्छा, तो ठीक है बेटा, इसमें वो घड़ियाल नहीं दिख रहा। आज के लिए विराम लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, नोट कर लें और खूब सारी पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है बच्चों? हाँ, मैं ये सारी ट्रिक्स को एक पेज पर लिख करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, तब आप आईपी के क्वेश्चन करना। प्लीज सब लोग रेडियस तक सॉल्व कर लो। लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है 7 8 9 11 12 में ऑर्डर होता है 6 पीरियड मोर देन 4 पीरियड मोर देन 5 पीरियड। समझला? चलो आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बच्चों। बाय बाय।